Hello students, welcome to the online class of MPS Baru। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ग्रेट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन और द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हमने थोड़ी बहुत इससे जो पहला क्लास था, पहले वाला क्लास, उसमें थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश किया था कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन का डिप्रेशन मीन्स गिरावट, या इसे हम सर्द बाज़ारी भी कहते हैं, ऐसा हमने कहा था। तो यहाँ पर आप इस जो इमेज दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं, इस फिगर में एक माइग्रेंट एग्रीकल्चरल वर्कर फैमिली होमलेस है और हंग्री है, यानी बेगर है और बिल्कुल भूखा है। ये ग्रेट डिप्रेशन का एक नज़ारा हमारे सामने पेश कर रहा है कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लोगों पर क्या बीता होगा। तो ये आज के जो क्लास होगा वो ग्रेट डिप्रेशन पे होगा, और ग्रेट डिप्रेशन का असर इंडिया पे क्या पड़ा उस पर भी हम नज़र दौड़ाएंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत की बात करेंगे तो 1929 में हुई, और 1920 के बाद थोड़ा बहुत पीछे चला जाता हूँ, प्रीवियस क्लास की बात कर रहा हूँ, थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि 1920 के बाद एक कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी आ जाता है, एक खुशहाली आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में ख़ास तौर पे, और वहाँ के लोग एक खुशहाल ज़िंदगी गुजरना शुरू कर देते हैं। लोगों के पास अब घरें आ जाते हैं। जब घर बनने शुरू हो जाते हैं तो लोगों के पास और भी बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स आ जाते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ जो साल थे 1920 के बाद 1929 या 1928 तक, जो 6-7 साल था वो बड़ा खुशहाल साल रहा है, बड़ा खुशहाल समय रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है, और ये ग्रेट डिप्रेशन जो है वो तकरीबन मिड 1930s तक रहती है, ये 1930 तक रहती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रेट डिप्रेशन अचानक से कैसे आ गया। बड़ा खुशहाल लोग जी रहा था, लोगों की ज़िंदगियाँ जो है बड़ी खुशहाली से चल रहा था। तो अचानक से बीच में ग्रेट डिप्रेशन कैसे आया, इसके क्या काजेस थे, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इस समय में 1929 से लेकर मिड 1930s का मतलब हो गया 1935 तक, जो जो समय था तकरीबन 6-7 सालों का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुनिया ने क्या देखा है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी देखा है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाहकुन, बड़ी तबाही। एम्प्लॉयमेंट इनकम सेंट्रेट, और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोग जो है बेरोज़गार हो जाता है, बहुत सारे लोगों की आमदनी ख़त्म हो जाती है, और तिजारत भी बिल्कुल ठप हो जाते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में बिल्कुल वेरिड है, एक जैसा नहीं है। वेरिड होने का मतलब होता है कि एक जैसा नहीं है। कहीं पहले शुरू हो गया ये ग्रेट डिप्रेशन, तो कहीं बाद में, कहीं ज़्यादा देर तक रहा है तो कहीं जल्दी ख़त्म हुआ है, और कितना असर हुआ ये भी अलग अलग है। कुछ मुल्कों पर इसका ज़्यादा असर पड़ा और कुछ मुल्कों पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा इस ग्रेट डिप्रेशन का। तो हाँ, आम तौर पे हम ये कह सकते हैं जनरली एग्रीकल्चरल रीजन्स और जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ है उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। जो लोग ज़राअत पेशे से ताल्लुक़ रखता था, जिनकी ज़िंदगी एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस ग्रेट डिप्रेशन का। ये इसलिए क्योंकि उस समय ग्रेट डिप्रेशन के समय जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। हमने डिप्रेशन का मतलब ही यही है, गिरावट, गिरना, मतलब प्राइसेस में कमी आ जाना, सडन डिक्रीज या सर्द बाज़ारी जिसे हम जनरल टर्म देते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्राइस जो है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स के मुकाबले में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के और एग्रीकल्चरल जो इकनॉमीज़ थे उन पर ज़्यादा असर पड़ता है, और उन कंट्रीज़ पे उतना असर नहीं पड़ता जो इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करते थे। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइस में उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली जितनी ज़्यादा गिरावट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस में देखने को मिला है। तो अब हम कॉज की तरफ जाएंगे कि ये ग्रेट डिप्रेशन आया कैसे, क्यों आया ये, तो इसके क्या कॉजेस रहे हैं। तो इसकी कॉजेस की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो है कंबाइन होकर
इनकी मिलाप की वजह से, इनकी कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स जो है इसका रिस्पॉन्सिबल था, इसके ज़िम्मेदार थे इस ग्रेट डिप्रेशन के। तो हमने पहले ही देखा कि वर्ल्ड वार के बाद इकनॉमी जो है उतना ट्रैक पे तो आ गया था। अगर यूएस की बात करेंगे तो इकनॉमी ट्रैक पे आ गया था, और कुछ और कंट्रीज़ थे जो वर्ल्ड वार का हिस्सा था, उनकी इकनॉमी जो है वो ट्रैक पे भी नहीं आया था। या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं यूएस को मिलाकर भी जो वर्ल्ड वार इकनॉमी था पोस्ट वार के बाद, यानी वार के बाद वर्ल्ड वार जो वो वर्ल्ड इकनॉमी था पोस्ट वार जो पीरियड था उस समय, तो उस दौरान इकनॉमी बड़ा फ्रेगाइल था। फ्रेगाइल का मतलब बड़ा नाजुक था ये, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं था, ठीक है। तो अब हम कॉजेज़ की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला काज जो है एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन है। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन मतलब पहले हमने बता दिया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमत जो है वो गिरने लग गया था, बहुत कम हो गया था। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमत जब गिरने लग गया था तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है उन पीजेंट्स ने, उन फार्मर्स ने ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, यानी ओवर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उस प्राइस की कमी की वजह से अपनी इनकम को बैलेंस करना चाहता था। अब इनकम का बैलेंस करने का सिर्फ एक ही तरीक़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि आप प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट का कीमत कम है, तो कम होने की वजह से पहले जैसा आपका इनकम नहीं आ रहा। तो इनकम जब नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश किया उस इनकम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट में हर कोई जो है ना अब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे उतना और ज़्यादा प्राइसेस गिर जाएंगे, प्राइस में और ज़्यादा कमी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फार्म प्रोड्यूस जो है जितना भी आपके फार्म से बन के आ रहा था वो अब सड़ने लग गया, क्योंकि वहाँ पर कोई ख़रीदार नहीं था। तो सबसे पहला कारण जो है वो ओवर प्रोडक्शन था, एक कारण इस ग्रेट डिप्रेशन का। दूसरा जो है 1920s में बहुत सारे कंट्रीज़ जो है उन्होंने अपने ख़र्चे को पूरा किया था 1920s के दौरान, यानी ये जो 1920s का जो डिकेड था उस दौरान बहुत सारा ज़्यादा कंट्रीज़ ने, यानी ज़्यादातर कंट्रीज़ ने जो अपने ख़र्चे थे उनको पूरा किया है यूएस से लोन लेकर, यूनाइटेड स्टेट से लोन लेकर अपने ख़र्चों को पूरा करने की कोशिश किया है। तो अब यूएस से लोन लेना तो आसान था, उस समय तक आसान था जब सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। तो जो यूएस ओवरसीज लेंडर्स थे, यानी यूएस के वो लोग जो बाकी देशों को लोन दे रहा था, पैसा उधार पे दे रहा था, वो ज़्यादा पैनिक हो जाते, वो घबरा जाते हैं। जो ही उन्होंने परेशानी के पहले जब आसार देखे तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, यार अब तो इस तरह के हर जगह पूरी दुनिया भर में इकनॉमी जो है वो स्लम्प होता जा रहा है, इकनॉमी ख़त्म होता जा रहा है। तो यही ओवरसीज़ लैंडर्स जो है ना, ओवरसीज़ यूएस के जो ओवरसीज़ लैंडर्स थे जो अपने देश से बाहर जिन्होंने लोगों को लोन दिया था, अब वो ज़्यादा घबरा जाते पहले ही इस आसार के साथ। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 1928, तो 1928 का जो फर्स्ट हाफ था यूएस ओवरसीज़ लोन्स जो है वो तकरीबन, अगर यूएस ने जो बाहर के देशों को लोन दिया अगर उसकी बात करेंगे तो वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा था, ठीक है, $1 बिलियन से ज़्यादा था। तो अगर एक साल के बाद अगर हम देखेंगे तो वो गट का क्वार्टर पे आ जाते हैं, और वो कंट्रीज़ जो यूएस पे डिपेंड था इस लोन को लेकर, यूएस के लोन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, अब उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब यूएस ने आहिस्ता आहिस्ता जो ही उन्होंने ट्रबल देखा, परेशानी देखा, मुश्किलात देखा, तो उन्होंने लोन देना बंद कर दिया। तो एक साल के अंदर वो गिर के क्वार्टर पे आ जाते हैं उसके 1 बिलियन के। तो जो लोग ज़्यादा यूएस पे डिपेंड था वो और भी ज़्यादा मुश्किलात में पड़ जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो जब यूएस ने वापस लोन्स ले लिए, यूएस ने लोन्स को विड्रा कर दिया, तो इसका बहुत ज़्यादा असर दुनिया पे पड़ा है अलग अलग तरीक़ों से। तो यूरोप की बात करेंगे तो यूएस की लोन की वजह से ही उनके बैंक्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनसे लोन्स लिए थे। तो इस वजह से यूरोप में बहुत सारे बैंक्स जो है फेल हो जाते हैं, करेंसी कोलैप्स हो जाते हैं, और
ब्रिटिश पाउंड जैसे पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटिश यानी ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। इस किस्म के करेंसी जो है, सिक्के जो है, वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लैटिन अमेरिका में और कहीं दूसरी जगह कहते हैं कि इसने क्या कर दिया है, एग्रीकल्चरल और रॉ मटेरियल के प्राइसेस को बहुत ज़्यादा गिरा दिया है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो यूएस ने कोशिश किया है अपनी इकोनॉमी को बचाने की। आ, उन्होंने क्या किया, इन डिप्रेशन के ईयर्स के दौरान, जब ये ग्रेट डिप्रेशन के समय चल रहा था, यूएस ने अपने जितने भी लोन्स थे, ओवरसीज़ लोन्स थे, उनको वापस ले लिया। अब लोन करना, फर्दर लोन देना बंद कर दिया। अपनी इकोनॉमी को उन्होंने कोशिश किया कि प्रोटेक्ट करने की। उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को डबल कर दिया गया। इस वजह से भी अब इंपोर्ट ड्यूटी जब आप बढ़ाएंगे तो यूएस के साथ कोई ट्रेड ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इस इंपोर्ट ड्यूटीज़ की ज़्यादा होने की वजह से। इस वजह से भी वर्ल्ड ट्रेड को एक और बड़ा धचका लगता है। ठीक, तो यूएस की बात करेंगे तो वो एक ऐसा इंडस्ट्रियल कंट्री था जिस पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा था इस ग्रेट डिप्रेशन का। एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उन पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। और इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की बात करेंगे तो यूएस एक ऐसा इंडस्ट्रियल कंट्री था जिस पर इस ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। तो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखा गया था। तो उन्होंने क्या कर दिया, यूएस बैंक्स ने अब डोमेस्टिक लैंडिंग को भी कम कर दिया, और जितने भी पहले लोन्स दिए थे उन लोन्स को वापस ले लिया। अब फार्म्स पर, एग्रीकल्चरल फार्म्स पर जितना कुछ प्रोड्यूस होता था वो अपने प्रोडक्शंस को बेच नहीं पा रहा था। अब जितने भी घरेलू और घरें थे वो तबाह हो जाते हैं, बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं। तो इन इनकम्स को अब लोगों की आमदनी में गिरावट देखा गया। तो इस वजह से जब लोगों के इनकम फॉल होने लगे, इनकम कम होने लगे, बहुत सारे हाउस होल्ड जो है अब वो रीपे नहीं कर पाए। बहुत सारे घराने जो है, बहुत सारे घर के लोग जो है, घर के मालिकान जो है, वो पहले लिए हुए उधार को वो पे नहीं कर पाते हैं, और उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ता है, अपने कारों को छोड़ना पड़ता है, और दूसरे जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे जो उन्होंने कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी के दौरान, उस खुशहाल समय के दौरान जितना कुछ भी ख़रीदा था, हमने देखा था कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग घरों के मालिक बन जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आते, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स आते। अब जब वो लोग ये सारा जो है वो लोन पे लेते हैं, उनकी एक अलग पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत लिया था। अब जब लोगों की इनकम ख़त्म हो गई, आमदनी आना बंद हो गया, तो उन्हें ये सारा कुछ घर से लेकर कार तक जो है सारा कुछ छोड़ना पड़ा। जितने भी कंज्यूमर गुड्स थे उनको छोड़ना पड़ा उन्हें। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो सारे बेघर हो गए। ठीक, तो 1920s का जो कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी था वो बिल्कुल एक डस्ट की तरह, पफ ऑफ डस्ट की तरह, एक गर्द की तरह ख़त्म हो जाते हैं। तो जब बेरोज़गारी बढ़ने लगा, लोग लंबे मसाफत तय करने लगे अब काम की तलाश में, जहाँ कहीं भी जैसा भी काम मिल जाता था करने के लिए तैयार था। और आखिरकार यूएस का बैंकिंग सिस्टम ही खुद कोलैप्स हो जाते हैं। वो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे उनको रिकवर करना नहीं कर पाते हैं, लोन्स को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, डिपॉजिटर्स को रिपे नहीं कर पाते। जितने लोगों ने उन बैंक्स में पैसा जमा करके रखा था वो पे उन लोगों को पे भी नहीं कर पाते हैं। हज़ारों की तादाद में बैंकों का दिवालिया निकल जाते हैं और वो क्लोज़ करने पे मजबूर हो जाते हैं। यानी बहुत सारे बैंक जो है वो बिल्कुल उनका दिवालिया, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। बैंकरप्ट होना मतलब दिवालिया निकल जाना, बड़ा गुर्बत में चला जाना। ठीक है, तो अगर इनकी तादाद की बात करेंगे इन बैंक्स की, तो वो बिल्कुल आप हैरान होंगे कि 1933 में तकरीबन 4,000 से ज़्यादा बैंक्स जो है वो बंद किए गए। और 1929 और 1932 में इस समय के दौरान 1929 से लेकर 1932 तक के इस समय के दौरान 1,10,000 कंपनीज जो है वो बंद हो जाते हैं। तो 1935 तक थोड़ी बहुत इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो हो रहा था बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में। लेकिन इस ग्रेट डिप्रेशन का जो इफ़ेक्ट था सोसाइटी पे, समाज पे, पॉलिटिक्स पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे और लोगों के जहनों पर, वो जल्द ही रिकवर होने वाला नहीं था। वो बड़ा ज़्यादा, यानी वो लंबे समय तक चलने वाला था। अब लोग कैसे भूल सकते हैं उस कहत साली को। आप बेघर होकर बड़े लंबे सफ़र तय करने, इस तरह इस किस्म के लोगों के जहनों पर जो असर पड़ा था, लोगों के साथ जो पॉलिटी पे, बाकी सोसाइटी पे जो असर पड़ा था, वो बड़ा
हाँ ज़्यादा था और लोग आसानी से भूलने वाला नहीं था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया पे क्या असर पड़ा है। तो अगर हम इंडिया पर बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय का इकोनॉमी कितना इंटीग्रेटेड था, कितनी एक दूसरे पर डिपेंडेंट था, कि ये शुरुआत जो है वो यूएस जैसे मुल्कों से होती है और असर जो है हिंदुस्तान पे पड़ते हैं। तो हमें पता चल जाए वो कितना इंटीग्रेटेड था, कितना एक दूसरे पर डिपेंडेंट था ये कंट्रीज उस समय, कितना ये ग्लोबलाइज हो चुका था। हमारा चैप्टर ही यही है कि राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस किस्म के क्राइसिस का असर जो है, इस किस्म के मुश्किलात का, बहरान का असर जो है एक मुल्क दुनिया के एक कोने में जो असर होता था, बड़ी जल्दी से उस असर को महसूस किया जा सकता था दुनिया के किसी दूसरे कोने में। ठीक है, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ रहा था, इकनॉमीज़ पे असर पड़ रहा था और सोसाइटीज़ पे असर पड़ा है ग्रेट डिप्रेशन का पूरे वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में। ठीक, 19वीं सेंचुरी में आपने देखा कि कॉलोनियल इंडिया, उस समय हिंदुस्तान जो है वो कॉलोनियल इंडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी वो अंग्रेज़ों के 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ है उस समय तो हिंदुस्तान अभी भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, अभी आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो कॉलोनियल इंडिया उस समय एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्टर था, यानी यहाँ से ये क्या बेचता था, एग्रीकल्चरल गुड्स। और जो लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, तो और भी ज़्यादा दाम गिर चुका था। ठीक है, और वहाँ से क्या इंपोर्ट कर रहा था, वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से बड़ी जल्दी से असर पड़ा है ग्रेट डिप्रेशन का हिंदुस्तानी इस तिजारत पर। इंडिया की एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल गिर कर 50% पे आ जाते हैं 1928 और 1934 के समय में। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्राइसेस ख़त्म हो रहा था, इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की दाम गिर रहा था। तो इस वजह से हिंदुस्तान में भी ये दाम जो है गिरे हैं तो 1921 और 1934 के बीच में गंदम की अगर हम कीमत की बात करेंगे, गंदम जो है वीट की कीमत की बात करेंगे तो वो गिर कर 50% गिरावट देखा जाता है। जहाँ पहले गंदम को मिसाल के तौर पे, हम एग्जांपल के तौर पर 50 kg पहले लिया जाता था, 50 kg दिया जाता था, अब वही गंदम जो है वो 25 kg, 25 रुपये पर kg में बिकने लगा। पहले अगर 50 रुपये पर kg में बिकता था, 25 रुपये पर kg में बिकने लगा। ठीक है, तो इस तरह 50% की गिरावट देखने को मिला है। तो पीजेंट्स और फार्मर्स को सबसे ज़्यादा उनको सफरिंग्स हुई, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहरों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा जो है वो उन देहातों में रहने वाले पीजेंट्स पर, उन फार्मर्स पे असर पड़ा है इस ग्रेट डिप्रेशन का। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की दाम बड़ी तेज़ी से गिरा है। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने रेवेन्यू डिमांड्स में, यानी जो टैक्स वो लोग इन पीजेंट्स पर, इन फार्मर्स पर चार्ज करता था, उसमें कमी, उनको थोड़ी बहुत छूट देने की, उनको टैक्स में कमी करने की जो उनकी डिमांड थी उसको बिल्कुल उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने पहले जैसे ही टैक्स लिया है उन पर, टैक्स में कभी कमी नहीं किया उन्होंने। तो वो पीजेंट्स जो एक वर्ल्ड मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहा था, उन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है इसका। तो यहाँ पर हम मिसाल दिया गया हमें जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल का। बंगाल के जो जूट प्रोड्यूसर्स थे वो लोग राज जूट प्रोड्यूस करते थे और इनको फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके गनी बैग्स की शक्ल में उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो जब ये गनी एक्सपोर्ट्स कोलैप्स हो जाते हैं, रॉ जूट के प्राइसेस में भी कमी आ जाते हैं, तकरीबन 60% कमी आ जाते हैं। तो वो पीजेंट जिन्होंने एक बेटर टाइम्स की उम्मीद पर, एक खुशहाल फ्यूचर की उम्मीद पर, एक बेहतरीन फ्यूचर की उम्मीद पर, उन जिन पीजेंट्स ने उधार ज़्यादा लिया था, या जिन पीजेंट्स ने अपने इनकम्स को बढ़ाने की उम्मीद पर ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उधार लिया था, उनको और ज़्यादा ये लोअर प्राइसेस का सामना करना पड़ता है और भी ज़्यादा वो बेचारे कर्ज में चले जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। यहाँ पर हम बंगाल के जूट ग्रोवर्स की जो एक लेमेंट है, लेमेंट मतलब उनकी ये दुखड़ा है। ठीक है, उनकी दिल की एक दुख भरी उनकी एक आवाज़ है। ग्रो मोर जूट ब्रदर्स, कहते हैं भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा जूट सा उगाओ विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, इस उम्मीद पर कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेंगे। कॉस्ट एंड डेप्स ऑफ जूट विल मेक यू होप्स गेट डैश, और जो इसकी कीमत है और जो कर्ज है वो आपकी उम्मीदों को ख़त्म कर देंगे। व्हेन यू हैव स्पेंट ऑल योर मनी, जब आप अपना तमाम
पैसा खर्च कर चुके होंगे, सर्फ कर चुके होंगे, और अपना जो क्रॉप है ज़मीन से आपने उसको हार्वेस्ट कर चुके होंगे, फसल काट चुके होंगे। जो ट्रेडर्स आराम से घर पे बैठ के वो आपको सिर्फ एक माउंट का 5 रुपया देगा। माउंट उस समय वाइट का एक यूनिट था, यानी इसको वाइट करने का एक यूनिट था माउंट। जैसे कि हम ये केजी आता है, ठीक है, इस तरह ग्राम्स आते हो तो उस माउंट होता था। तो एक माउंट का वो आराम से बैठकर कितना रुपया देगा? 5 रुपया देगा। ये एक किस्म की लेमेंट है उनकी, ठीक है। तो अक्रॉस इंडिया, पूरी देश भर में, पूरे मुल्क में, हर हिस्से में मुल्क के लोगों के जो इनडेप्टेडनेस है, कर्ज वो बढ़ता चला जाता है। उनके पास जितनी कुछ बची खुची चीज़ें थी वो सारा वो मतलब जो उनकी सेविंग्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ज़मीनों को वो लोग का मॉर्गेज कर लेते हैं, गिरवी पे रख लेते हैं, और जो कुछ उनके ज्वेलरीज थे, जो कुछ उनके पास सोने के सामान थे, जेवर थे, और बाकी जो जितने भी कीमती चीज़ थे वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस को, अपने बाल बच्चों के पेट को भर सके। जो कुछ उनके पास सेविंग्स थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इन डिप्रेशन ईयर्स में उस समय इंडिया क्या बन जाता है? प्रीशियस मेटल का एक एक्सपोर्टर बन जाते हैं, ख़ास तौर पर गोल्ड का। अब हिंदुस्तान यहाँ से गोल्ड एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो जो मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं मैनॉर्ड केन्स, उनका कहना है कि इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स की वजह से बड़ी तेज़ी से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हुए। यानी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में हिंदुस्तान का एक बड़ा हाथ है इस गोल्ड एक्सपोर्ट की वजह से, ठीक है। तो यकीनन कहते हैं कि इस वजह से ब्रिटेन की रिकवरी में बड़ी तेज़ी आ गई, क्योंकि ये सारा एक्सपोर्ट जो है, यहाँ के मालिक ब्रिटेन थे तो वो एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में बेच रहा था। लेकिन हिंदुस्तानी पीजेंट्स का इससे कुछ भी फ़ायदा हिंदुस्तानी पीजेंट्स को नहीं हुआ है। रूरल इंडिया जो है, जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था उस समय 1930 में, जब उन्होंने सिविल नाफरमानी तहरीक लॉन्च किया था, तो देहाती हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान के देहाती इलाके जो, हिंदुस्तान के गाँव जो है, वो इस किस्म के अनरेस्ट की वजह से, गुर्बत की वजह से, भूखमरी की वजह से जल रहा था, कहते हैं, ठीक है। ये 1931 जब हाइट पे था, ग्रेट डिप्रेशन जब अपने पीक पे था, उस समय उन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। तो इस डिप्रेशन ने ज़्यादा असर जो है अर्बन इंडिया पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा, जितना असर रूरल इंडिया पे पड़ा है, हिंदुस्तान के देहाती इलाकों पे पड़ा, उतना हिंदुस्तान के शहरी इलाकों पे नहीं पड़ा है। तो प्राइसेस में फॉल होने की वजह से जिन लोगों के इनकम्स फिक्स थे, यानी कुछ लोग सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, चाहे प्राइसेस जहाँ भी चले जाएंगे, उनको तो अपने माहवार जो है, उनके माहाना जितना तनख्वाह होगा वो उनके प्राइसेस फिक्स होते थे, ठीक है। जहाँ यहाँ मिसाल के तौर पर दिया है, लैंड ओनर्स हु रिसीव रेंट्स एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज़, और जो मिडिल क्लास तनख्वाह लेने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनके तो इनकम्स बिल्कुल फिक्स होते थे। उनके लिए तो उनका असर नहीं पड़ा है, क्योंकि अब उनके लिए तो और भी अच्छा हो गया। अब जो चीज़ों की कीमत गिर चुका था, अब सस्ते दाम पर उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिल रहा था, ठीक है। अब उनका वो अपने आप को बेटर ऑफ फील करते हैं, बेटर ऑफ फाउंड करते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ जो है अब उनको सस्ते दाम पे मिल रहा था। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने टैरिफ प्रोटेक्शंस को इंडस्ट्रीज़ पे बढ़ा दिया था। तो किसकी प्रेशर में आकर? नेशनलिस्ट ओपिनियन की प्रेशर में आकर, इन कौमी लीडरों की प्रेशर में आकर अब इन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन को इंडस्ट्रीज़ तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इस वजह से भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाते हैं आपका, और हम कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा, इसमें और दो ढाई क्लास या 2-3 क्लास बचते हैं, ठीक है।